हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एचपी टैट की प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ ही दिन बचे हैं गाइस, 10 दिन भी नहीं बचे अब टैट की प्रेपरेशन के लिए, मतलब टैट के एग्ज़ाम के लिए आपको अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करना होगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की। मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स आती है जेबीटी के लिए, इसके अलावा टीजीटी नॉन मेडिकल में, इन दो ही के लिए मैथ्स आती है, बाकी में मैथ्स नहीं आती है। तो साथियों, मैथ्स के कैसे क्वेश्चन होते हैं, लेवल कैसा होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन। ओके, ये जेबीटी का पेपर है 2017 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और इस वीडियो से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि लेवल कैसा रहता है नॉन मेडिकल का के मैथ्स का और जेबीटी के मैथ्स का। बिल्कुल सिंपल रहता है, मैं आपको बता दूं 10th तक का भी अगर आप पढ़ते हैं वो इनफ होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो पेशेंस बनाकर आप वीडियो को वॉच करें। तो यहाँ पे जो 91 क्वेश्चन है, यहाँ से चौथा सेक्शन 91 से था, क्योंकि यहाँ पे 91 के इस पीडीएफ में क्लियर डाटा नहीं है तो इसका आंसर नहीं आ सकता है ना। तो 92 से कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए गाइज, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे आप शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स जो है, मैथ टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, खर्च होता है। तो आपको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इस वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा तो इसमें समझाना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको अपने कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको माइंड में ही सॉल्व करने होंगे, है ना। मैं आपको बताऊँगा कैसे करने हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। सुबह मैंने साइकोलॉजी की वीडियो डाली थी, लेकिन उसका अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का, और आपके प्यार को देखकर, आपके सपोर्ट को देखकर मैं दूसरी वीडियो बनाने का सोचा और आपके समक्ष अभी वीडियो उपलब्ध हो गई है। तो साथियों, यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल का 1 लगेगा कि कितने डिजिट है, 4 जीरो है, 2 नॉन जीरो है, यानी कि 6 जीरो लग जाएगी इस तरह से, 3 4 5 6। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंपल है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, और यहाँ पे 6 जीरो है तो 6 जीरो का जो स्क्वायर रूट बनेगा तो 3 जीरो लगेगी, यानी कि 1000 बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 7/1000। अब 7/1000 को फिर से आपको चेंज करना होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो अब निकाल दिया। तो जो 7/1000 को अब चेंज करेंगे बन जाएगा 1 का बनेगा पॉइंट, मतलब 0.3 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगी और तीसरा 7 लग जाएगा। तो यहाँ पे 0.007 राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसको भी क्वेश्चन को बिल्कुल कम टाइम लगना था, सीधे आप देख सकते थे यहाँ पे इस तरह से। अगर आपको इतना भी नहीं करना तो आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो यहाँ पे 49 है मतलब 7 आएगा, और यहाँ पे अन रूट के नीचे आप देख सकते थे 4 जीरो है तो 4 जीरो को सीधे आप यहाँ पे 2 जीरो करना था यहाँ पे, समझ रहे हैं ना यहाँ पे मेरा मतलब। तो इस तरह से डायरेक्ट करना है आपको, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। 93 क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल ईजी ये भी क्वेश्चन है। 3/4 होल रेज टू पावर 7 इंटू 4/3 होल रेज टू पावर 7। आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि एक ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर, माफ़ कीजिएगा, बी रेज टू पावर एम। तो इस फॉर्मूले से आपने देखा है कि जब दो है पावर सेम होती है तब क्या होता है, दोनों पावर सेम रहती है, जो अंदर का है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए इंटू बी और पावर वहाँ पे बाहर सेम रहती है। ये फॉर्मूला है, जब आपको पता है तो आपको क्या करना था, सीधे ही करना था, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3, और बाहर वाला जो है वो सेम रहेगा 7। अब जो है 3/3 से 3 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, मतलब 1 की पावर 7। अब 1 की पावर जितनी वो 1 नहीं रहता है, तो सिंपल इसका आंसर 1 आना था। इसको देखना भी नहीं था, सीधे ही देख के आपको टिक बना था 1। क्यों आप जानते हैं कि बाहर 7 है पावर, ये आपस में कट हो जाएगा, तो सिंपल था, है ना। करना ही नहीं है गाइस, आपको इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग इसमें उलझते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलो, ये क्वेश्चन है ना। राइट 2 इंटू 3/2 इन परसेंट। तो परसेंटेज में जब आप चेंज करेंगे सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये तो आप जानते ही है, जब इस तरह के होते हैं तो ये दो जो संख्या है 2 और 2 ये आपस में गुना होते हैं, जो अंश में होती है नॉमिनेटर में होती है जमा होती है। तो सिंपल 2 गुना 2 कितने होगा, 4 होगा, और 4 में 3 जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7/2। ये तो चेंज करना आता ही है ना, 6th का काम है गाइस। जिसको पता नहीं है तो ये तो अब मैं कैसे बताऊँ, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कैसे आता है। 7/2 मतलब 2 से 2 गुना होता है, जो अंश में होता है वो प्लस होता है 7/2, और सिंपली परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब आप गुना कर देंगे ये बन जाएगा 7/2 गुना 100। ओके, 2 एकम 2, 50 दूने 100, और 50 साथ होता है 350, मतलब 7×5 35, जीरो लगेगा पीछे। तो ये 350% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। कुछ नहीं करना है गाइस आपको, सिंपली अगर आपको ये चीज़ पता होती है तो आपको इन क्वेश्चन में करना भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, टाइम इसका बिल्कुल वेस्ट ना करें। अब बहुत सारे साथी ऐसे जो बुक्स को पढ़ रहे हैं बड़ा हुई, तो इसमें अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मैथ अच्छी है, वैसे आपकी मैथ अच्छी है उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन की है। अगर आप टीजी नॉन मेडिकल तो आपने बीएससी किया, तो इतना मैथ तो आपको पता ही होगा बेसिक में। जेबीटी के लिए भी आपने मतलब अच्छा खासा पढ़ा होगा 10th तक, मैथ वही चीज़ आती है। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 95, 50% और 3/5 में कौन सा बड़ा है। तो सिंपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, ये आपको बताना है। देखते ही इसका राइट आंसर है, तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3/5। देखते हैं इसका आंसर है। अब कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। 50% को आप कैसे लिख करते हैं, 50/100 है ना। दूसरी साइड क्या है 3/5। तो 50/100 को जब आप सिंपली करेंगे, कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, मतलब आधा। तो यानी कि 0.2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जबकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब यहाँ पे 0 लगेगा तो 30 बन जाएगा 0.6। तो यहाँ पे ये आ गया 0.2, ये भी आ गया 0.6। तो बड़ा कौन सा है 0.6, यानी कि 3/5 बड़ा है। तो सिंपल यार, कुछ नहीं करना है आपको, जो आंसर होगा वो वही आपको टिक करना है ना। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें तो सिंपली ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, आप किसी भी तरीके से ऐड करो। इसका 2 मेथड होते हैं, आपको सिंपली जिस भी तरीके से अच्छा लग रहा है आपको इसको देखते ही कर सकते थे। यहाँ पे 66 को ये पूरा कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो सकता था। ये दो तो पहले ही देखते ही बाहर हो सकते हैं। बाकी आप इसको सिंपली जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन है, इसमें तो जोड़ने का काम है, कुछ भी नहीं करना है। गाइस आप ऐसा ना सोचे कि कौन सा पेपर उठा के देखें, एक बार मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको लगे कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये HPJBT टेट का ही पेपर है 2017 का, और आज 2021 है। 2021 में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ट्रस्ट मी। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, है ना। बिल्कुल आपका बेसिक चीज़ें चेक की जाती है। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट पूछे, बट अमूमन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या में से सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या को घटाइए। बिल्कुल सिंपल है। अब सबसे बड़ी संख्या तो आप जानते ही हैं ना। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी, मतलब जितने अंकों की पूछिए उतने 9 लगाइए। ओके, तो अब सिंपली यहाँ पे पूछे सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या वाली, मैं मतलब 6 अंकों वाली, यानी कि 6 9 लगाएंगे। 3 4 5 6, इसमें से 5 अंकों की संख्या को घटाना है, तो 5 9 लगाइए। 1 2 3 4 5, जब इसको घटाएंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 5 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5, और ये 9 एज इट इज नहीं तो उतरेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 9 और पीछे 5 जीरो लगा ली। तो सिंपल यार, कुछ नहीं करना है। देखते इसका राइट आंसर हो जाना था। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है 90 का 75% क्या होता है, मतलब 75% ऑफ 90। तो 90 का 75% निकालना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, 90 का मतलब होता है गुना, ठीक है, आपको पता ही है। और जब भी प्रतिशत है, जैसे अभी 50% उसको मैंने कैसे लिखा था, तो 50/100 लिखा था ना, बस वही चीज़ें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे लिखा है माफ़ कीजिएगा इस थोड़ा। तो उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 90 इंटू 75% है, तो 75% को क्या लिखेंगे, 75/100। अब सिंपली लिख लिया ना। तो अब इसको करो, जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर इस आएगा 0 से 0 कट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली 5 से अगर करेंगे तो 5 दूने 10, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से कम 5, आगे बचेगा 25, तो 15 पंजे 75। जब इसको आगे आप और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 67.5। जब इसको खुद आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना यार, सिंपल मैथ्स का काम है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेशन के लिए, बिकॉज जैसा आपको पता ही है कि थोड़ा हेल्थ साथ नहीं दे रहा है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2 इंटू 0.002 इंटू 0.002 इक्वल टू। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल मैथ का इस्तेमाल करना था। इस क्वेश्चन को करते कैसे है, इस तरह क्वेश्चन अमूमन देखे जा सकते हैं टेट के एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस आपके लिए डराने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10। ओके, 0.02 को लिख सकते हैं आप 2/100, 2 डिजिट है। और इस 0.002 को लिख सकते हैं आप 2/3 जीरो लगेगी, सिंपल है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को नॉमिनेटर को नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 दूनी 8, एक वगैरह 8, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितनी जीरो लगेगी, 3 2 5 1 6, यानी कि 10⁻6। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ तक एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। अभी हमारे पास आंसर आया 8/10⁻6। चूंकि ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो हमारे को ये चीज़ जो है नीचे डिनोमिनेटर हर वाली है, अंश को ले जानी पड़ेगी। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 8 × 10⁻, जब अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ हर में अगर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में होगी, अगर माइनस में है हर में तो अंश में जाके क्या होगी, वो प्लस की होगी। यहाँ पे प्लस के तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो 8 × 10⁻6 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक चीज़ और मैं आप यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर नहीं था, तो मैं एक चीज़ बता दूँ। टेट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मिस प्रिंटिंग, मतलब गलती हो जाती है ना, बोर्ड के द्वारा, जो स्कूल बोर्ड है। तो वहाँ पे मान लीजिए हिंदी वाला गलत है और इंग्लिश वाला ठीक है, मान लीजिए हो जाता है कई बार, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। प्रिंटिंग में हो सकता है, जैसे हिंदी वाला सेक्शन होता है, एक इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ऑप्शन कई बार गलत दिया जाते हैं, एक ही जगह भी चला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में। तो उस केस में गाइस जो इंग्लिश वाला होगा, इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, हिंदी वाले को गलत माना जाता है। ध्यान रखें, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो अब आपको क्या करना है, उसकी इंग्लिश वाले को पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश वाले को ठीक माना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जबकि हिंदी में अगर जो क्वेश्चन है अगर वो गलत हो तो उसको गलत माना जाता है, चाहे आपने वो ठीक किया भी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी
25 घंटे में तय करती है तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी कितनी होगी। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दें। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर इन 25 आवर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। तो सिंपली आपसे स्पीड पूछी यहाँ पे, कहने का मतलब है। अब आपको तो यहाँ पे एवरेज दूरी निकालनी है, लेकिन निकालेंगे कैसे, यानी कि आपको पर आवर के हिसाब से निकालनी है। तो ये स्पीड होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। यहाँ पे पर आवर पूछा है तो मतलब हम अगर आप स्पीड निकाल लेते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर है, हमारे पास आ जाएगा कि 1 आवर में इतने किलोमीटर चल पड़ी। तो स्पीड के लिए आपको पता ही है सिंपल फार्मूला क्या है स्पीड के लिए, हिंदी में इसको चाल कहेंगे। तो उसका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3750 डिवाइड बाय टाइम कितना है 25 घंटे। तो अब जब इसको करेंगे तो इसको करने के बाद आप देखेंगे 25 इसको काटेंगे तो काटे उसको 37 है 25 कम 25 और 25 से 37 को कितना बचा 25 10 35 आगे 2 बचा तो 12 बचेगा। तो जो 12 बनेगा यहाँ बन जाएगा 12, पीछे 5 और 0 भी है तो 25 चौके 100 25 5 125 है ना, 0 पीछे एज इट इज लगेगी तो मतलब 150। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, सी। ओके 150 किलोमीटर। अब देखिए ना जो स्पीड आई वो कितनी आई, स्पीड आई 150 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपसे यही चीज़ तो पूछी है कि उसकी 1 घंटे में रेलगाड़ी की दूरी कितनी होगी, तो 150 चल रही है ना वो 1 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ तो पूछा था, इसलिए मैं आपको बोला था कि स्पीड निकालनी है ना। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दिया, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। तो 1 आवर में 150 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 150 किलोमीटर चल रही है। आई होप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, बच्चे वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना था कि अनिल ने सेबों के डिब्बे 50 सेब लिए। देखो यहाँ पे देखिए गाइस, जो मैं भी बता रहा था हिंदी में बिल्कुल गलत चीज़ दी है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए उस संदर्भ में आपको इंग्लिश का समझना पड़ना है जो इंग्लिश में दिया जाता है ना, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। अनिल टुक 50 एप्पल्स फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स, यानी कि एक सेब की डिब्बे में से 50 एप्पल लिए अनिल ने। ही डिस्ट्रीब्यूट 30 एप्पल्स एमंग हिज 3 फ्रेंड इक्वली। आफ्टर दिस ही टुक 2 एप्पल बैक फ्रॉम ईच ऑफ हिज फ्रेंड। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद अनिल्स। सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे टोटल कितने 50 है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अनिल के पास पहले 50 सेब थे, अब कितने सेब उसके पास रहे जब उसने जो है कुछ सेब दिए और कुछ लिए। अब देखिए गाइज उसके फ्रेंड कितने 3 हैं। अब जब उसने 30 सेब दे दिए, कितने सेब दिए 30, तो उसके पास कितने सेब बचे 20 बचे। 50 में से 30 दे दिए कितने बचे 20 बचे। अब उसने बोला उसके बाद कि हर एक फ्रेंड से उसने 2-2 सेब वापस लिए। तब एक से अगर 2 सेब लेता है, उसके टोटल कितने फ्रेंड है 3 है, तो टोटल कितने सेब लेगा वो वापस 6 लेगा। तो अभी 20 बचे थे, 6 और उसने वापस लिए तो कितने बच गए ये 20 और 6 26। तो ऑप्शन नंबर कितना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 26। बन गया ना, सिंपल आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइस टेट में, आप फालतू की टेंशन ना ले। हल्का सा कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट आए, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मोहन एक कार को 8,000 रुपये में खरीदता है और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन परचेज अ कार फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर एट अ लॉस ऑफ 25%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा इसमें सिंपल आपसे सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य निकालना। तो विक्रय मूल्य के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको लॉस कितने रुपए का हुआ, है ना। तो सबसे पहले आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ से जो 25% हानि हुई है इससे आप इससे निकाल सकते हैं कि उसको लॉस कितने का हुआ, है ना, वो पैसा कितना है जितने उसको लॉस हुआ। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 8,000 का 25%, का को गुना लेते हैं तो 25% मतलब 8,000 का 25/100। ओके 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट हो जाएगी, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 25 अट्ठे कितना होता है 200 और पीछे लग जाएगी 0। 25 अट्ठे 200 और पीछे लग जाएगी 0, कितना बना 2,000। अब देखिएगा इस ढंग से समझिएगा इस चीज़ को, 2,000 का उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब इस चीज़ को ढंग से समझिए एक बार। मतलब मोहन ने कार को 8,000 में खरीदा, पहले तो उसने खुद 8,000 में कार खरीदी, उसके बाद उसको 2,000 का लॉस हुआ, यानी कि उसने वो बेची कितने में 6,000 रुपये में। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि 8,000 में खुद खरीदा, 2,000 को उसको लॉस हुआ, मतलब 2,000 का लॉस मतलब 6,000 में बेचा, तभी उसको 25% की हानि हुई। समझ रहे मेरे क्वेश्चन मतलब। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए आपको सिंपली जो आपके पास रेट दिया होगा, जो भी दिया होगा परसेंट, उसको जो आपके पास दी होगी उससे मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, सिंपल है। और परसेंटेज को बटे माफ कीजिए गुना 100 लिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से, ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। रीता 5,000 रुपया बैंक से 3 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर से जमा करवाती है। यदि 3 वर्ष बाद उसने 6500 रुपये मिलते हैं तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रीटा deposited ₹5,000 in a bank for 3 years at annual rate of interest
इफ़ शी गेट रुपीज़ 6500 मतलब 6500 आफ्टर 3 years, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइज यहाँ पे तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल ईजी है। कुछ एक क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, बहरहाल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। इसको बिल्कुल रट लीजिए अगर आपको अभी तक पता नहीं है। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट यानी कि दर, T होता है टाइम यानी कि समय, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, रेट पूछा है कि रेट क्या होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R आपको निकालना है। टाइम आपके पास दिया है 3 वर्ष। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास पता है कितना है, 5500। अब यहाँ पे चीज़ है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है। बहुत सारे बंदे जो है यहाँ पे 6500 को इंटरेस्ट मान लेंगे और यहाँ पे आपका आंसर गलत आ जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इंटरेस्ट 6500 नहीं है, इंटरेस्ट आपको देखना है पहले इंटरेस्ट कितना आएगा। फॉर्मूला तो खैर यही लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। रीता ने 5000 रुपये बैंक में ये जो भी किया करवाया, 5000 के बाद उसको इधर जो मिला टोटल 6500 मिला, तो इधर जो उसको अर्निंग हुई वो 6500 हुई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ब्याज 6500 है, तो ब्याज हम अलग तरीके निकालेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जैसे मान लीजिए उसको मिला कितना, 6500 मिला, जमा कितने करवाए थे उसने, अपने पैसे 5000 करवाए थे, तो यहाँ पे मुनाफा कितने का हुआ उसको, 1500 का। जब इसको माइनस करेंगे तो 1500 का, यानी कि कुल मिलाकर उसको ब्याज कितना लगा उसके पैसे पे, 1500 का लगा। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? आई होप आप समझ रहे हैं। फिर से समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ज़्यादातर बंदों ने ये क्वेश्चन गलत ही किया था। अब देखिए गाइस, 5000 रुपया कोई रीता नाम की लड़की बैंक में जमा करवाती है है ना। 3 वर्ष बाद उसको 6500 मिलते हैं, तो 6500 उसका ब्याज थोड़ी है, वो तो उसके पैसे के साथ ब्याज को मिलाकर किया हुआ पैसा है ना। तो ब्याज इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 1500 आएगा, वो उसका ब्याज होगा। ठीक है, जब इतना कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो I = हो जाएगा P/R/T/100। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों कि थोड़ा टाइपिंग में मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका साथ मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसी होगी जिसमें हम स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो टच पेन होता है उससे लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प भी चाहिए आप लोगों का, बिकॉज थोड़ा फाइनेंशियली अगर सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों का तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कंटेंट पेश कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक है कि करना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। वहाँ पर हमें ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम या किसी और मेथड के थ्रू या और ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप हमें फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी इच्छा हो, कंपल्सन नहीं है। तो अब इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट जो है अभी निकाला कितना था, 1500 = पी की जगह कितना आएगा, पी की जगह जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था यानी कि 5000 गुना आर हमने निकालना है, टी है मतलब 3 वर्ष के लिए, /100। ओके, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो आएगा 5 3 15 बन जाएगा ना यहाँ, तो 15 यहाँ पे इसके नीचे चले जाएगा। ओके, 5 3 15 इसके नीचे चले जाएगा, 15 से 15 कट गया, कितना बचेगा यहाँ, तो यहाँ पे 100 बच जाएगा। यहाँ पे 500 नहीं आएगा, 5000 है, यानी कि एक सेकेंड, तो यहाँ पे 5000 आएगा, 500 नहीं है, यहाँ पे एक जीरो और चले जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर बच जाएगा 10। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं आया समझ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, P/R/T है ना। ओके, /100 है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे आई की जगह आपको इंटरेस्ट आपको पता है कितना था, 1500 था, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट की जगह कितना था, 5000 था, 5000 था। यहाँ आर आपको निकालना है, टी आपके पास कितना है, 3 है, और नीचे कितना है, 100 है। अब जब इसको आप कट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पे एक जीरो खड़ी रहेगी, तो यहाँ पे 5 3 15 बनेगा। ठीक है, 5 3 15 बनेगा, और एक जीरो यानी कि 150 बन जाएगा, तो 150 यहाँ नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी एक। ठीक है, 2 0 और यहाँ से 0 कट जाएगी, तो 15 से 15 यहाँ पे 10 बन जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरह से 10 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 6 12 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। ये चीज़ आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। 4 6 12 15 इस तरह से करते हैं ना। ओके, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 एज इट इज रहेगा। उसी तरह से फिर 2 से देखेंगे, 2 कम 2 3 ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6 और 15 ऐसे ही रहेगा। ओके, फिर 3 से जाएगा तो 3 से 3 जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, फिर 5 से जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगी। इस तरह का तरीका तो आपको पता ही होगा ना, 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60 आएगा इसका आंसर। ओके, अगर आपको अभी तक ये चीज़ें पता नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो। फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस तरह से लिखेंगे आप 4 6 12 और 15 को, और फिर 2 3 4 जितने से भी आप चेक करते हैं। जैसे आप इसको चेक करेंगे तो आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। पहले 2 से जाएगा ना, जैसे 2 जाएगा 2 दूनी 4, फिर 3 से जाएगा, फिर उसी तरह से यहाँ पे 12 है तो
6 दूने 12 और 15 है, 15 नहीं जाता तो इसको एज इट इज लिखेंगे। इस तरह से आपको लघुत्तम समवर्तक जिसको एलसीएम कहते हैं ये निकालना तो आपको आता ही होगा, उम्मीद करते हैं। तो आई होप अब क्लियर हो गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 और 600 का महत्तम समावर्तक जिसको मोसोबो यानी कि HCF कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 250 और 600 में आपको बताना है वो कौन सी चीज़ है जो हाईएस्ट होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। ओके, जैसे 2 है, देखो 2 इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, लेकिन आपको हाईएस्ट बताना है। तो कुछ जो जिसकी मैथ ठीक है वो डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, इसका 50 है क्योंकि 50 से बड़ा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। अब निकालते कैसे ट्रेडिशनल मेथड से, तो वो इस तरह से निकालते हैं जैसे 250 का यह निकालेंगे 600 का। ओके, अब देखिए कैसे निकालेंगे। 250 को 2 से जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 कम 2, 2 दूने 4, 5 बचा 125, फिर 2 से जाएगा इस तरह से 6 दूने अब 2 से नहीं जाएगा गाइस, 5 2 7 1 8, अब यहाँ से सीधे ही 5 से जाएगा है ना, इस तरह से 25 पंजे 125, फिर यहाँ से 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो इस तरह से तो ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। जब इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 50। मतलब इसी तरीके से डायरेक्टली भी आप किसको कर सकते थे क्योंकि 50 जो है इसका कॉमन फैक्टर है, इसका भी और इसका भी है ना। बाकी तरीका मैंने बता दिया यार। HCF और LCM तो आपको आता ही होगा गाइस, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यदि 56 माइनस 45 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 16 है तो एक्स की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 56 में से 45 को निकालिए, कितना बचता है, 11 बचेगा है ना। 56 में से 45 निकालेंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू ये 16 है। ओके, तो 11 को पहले साइड में जो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो 16 में से 11 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 5 बच जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 5, कितना है फिर से लिख लेता हूँ, अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 5 आ गया। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाता है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग करने पर यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर। जब करेंगे स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ सिंपल बच जाएगा एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 25। इसी तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल लेवल के। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गांव की आबादी 5000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी। देखिए गाइस, एक गांव की आबादी जो जनसंख्या द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी। अब मान लीजिए किसी गांव की आबादी 5000 है, मान लो पॉपुलेशन, हर साल वो 2% बढ़ती है, तो सबसे पहले आपको परसेंट निकालना पड़ना कि बढ़ती कितनी है। तो 5000 का 2% सबसे पहले निकालेंगे, कितना बनेगा, 2/100 बनेगा। प्रतिशत को ऐसे चेंज करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी तो कितना बचा, 50 दूने 100, 50 दूने कितना हो 100, यानी कि हर साल 100 बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे जैसे अभी जो है प्रेजेंट में 5000 है, तो 2 साल बाद कितने बनेगी, 1 साल बाद 100, 2 साल बाद 200, यानी कि 5000 में से जब 200 जमा करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5200। यहाँ पे जो ये टिक हमारा ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने बताया क्योंकि 2% बढ़ रहा है, 5000 का 2% मतलब 100 बन रहा है, तो एक बार 100 बनेगा, 2 साल बाद 200 बनेगा, तो 200 को जोड़ो तो 5000 और 200 5200 बन जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल में 75% लड़के हैं, यदि लड़कियां 420 है तो लड़कों की संख्या बताओ। बिल्कुल इजी ये भी क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। अब देखिए किसी यहाँ पे लड़कियां दी है, यानी कि हमारे पास अगर लड़कियों का परसेंटेज आ जाता है तो उसको हम इससे इक्वल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब सिंपल तरीका है, देखिए लड़कों का तो यहाँ पे दिया, लड़कियों का नहीं दिया, तो लड़कियों का हम खुद निकाल सकते हैं। 25% कहाँ से आएगा लड़कियों का, क्योंकि टोटल तो 100% ही होगा ना, 100% में से 75% लड़के हैं, तो बाकी जो बचे वो लड़कियाँ होगी। नहीं समझे, समझिएगा गाइज, टोटल कितना परसेंट होगा, 100% होता है ना टोटल। अब टोटल 100% है, 100% में से 75% जो है वो लड़के हैं, 75% स्टूडेंट मतलब बॉयज़ है। अब 75% बॉयज है तो 25% क्या बचेगी, लड़कियाँ बचेगी। तो अब सिंपली आप इसको कर सकते हैं, मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ अगर करें उसको एक्स माने, लेट बी एज्यूम कि टोटल जो स्ट्रेंथ है स्कूल में लड़के और लड़कियों की वो एक्स है, तो एक्स का 25% हम कर सकते हैं कि एक्स का 25% कितना होगा, प्रतिशत को मैं बट्टे में लिख सकता हूँ वैसे, तो एक्स का 25% कितना होगा, 420। समझ रहे हैं ना, ये लाइन लगी पता कहाँ से, टोटल जो जनसंख्या उसको मैंने एक्स माना, एक्स बनने के बाद मैंने जो लड़कियां 25% है उसको मैंने 420 से इक्वल कर दिया। अब जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 420, और ये जब पल्ली साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 100/25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 कम 25, 25 चौके 100। जब इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0 का 0 रहेगा, 4 दूने 8, 4 चौके 16, 1680। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1680।
तो अब देखिए यहाँ पे 1680 आ गई एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे ये लड़कियों की नहीं आएगा, ये टोटल क्या ही लड़कों प्लस लड़कियाँ। तो अब सिंपल लड़के कैसे निकालेंगे, लड़कियाँ यहाँ पे कितनी है 420, टोटल 1680 आ गया ना। इनमें से लड़कियों को माइनस कीजिए, 0 से 0, 8 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1260। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग हिलाना है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज जाते थे, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्याएं हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66 इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 द टू नंबर्स आर। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो नंबर एज्यूम करने हैं। देखिए गाइस, अगर यहाँ पे रेशियो ना दिया होता, अनुपात नहीं दिया होता, तब आपको अपने हिसाब से संख्याएं माननी थी एक्स और वाई, है ना। चूंकि यहाँ पे दिया है, तो जैसे मान लीजिए एक को आपने 2x माना, दूसरे को आपने 5x माना। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है 66 है। अब सिंपल इसको करेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक को 5x माना, दूसरे को 2x माना, है ना, माइनस करेंगे बीच में, इक्वल टू 66 आएगा। 5 में से 3x निकालेंगे, 2x निकालेंगे, 3x बचेगा, इक्वल टू 66 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 22, डिवाइड में चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 22। तो एक नंबर होगा 2x मतलब जब 2x x की जगह 22 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 22 दूनी 44, और दूसरा हो जाएगा 5 पुट करेंगे तो 110। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। गाइस, अगर आपको स्पीड लग रही है कि ज़्यादा स्पीड समझ नहीं आ रहा, तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड कर सकते हो, फिर से पीछे कर सकते हो, आप आराम से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, और मेरा स्वास्थ्य अभी आज ठीक नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। सभी जानते थे सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। और अगर क्वाड्रिलेटरल होता, मतलब चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का 360 होना था, ये भी ध्यान रखना। त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, तथा एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑल आर इक्वल। गाइस, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और उसके साथ साथ तीनों कोण भी समान होते हैं, है ना। 60 डिग्री के होते हैं तीनों कोण, ध्यान रखना है। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तभी जो त्रिभुज का 180 बनेगा, ये होगा ना अगर तीनों 60 होंगे। समझ रहे मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है, या तो संपूरक या पूरक। इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगा के समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारों को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो आज यहाँ पे क्लियर होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का। कुछ कहीं कहीं तो किसी की स्टेट में 2-2 नंबर क्वेश्चन आए हैं सेम ऐसे ही। अब देखिए गाइज, संपूरक और पूरक कोण क्या होता है। जैसे आपको पता है समकोण क्या था, समकोण होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो। एक कोण ना, रिजु कोण जानते सभी, है ना, वो होता है 180 का। इसी तरह से गाइस, संपूरक और पूरक कोण ऐसे एंगल होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझिएगा इसको। संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग। कितने कोणों का योग, दो कोणों का योग। जैसे मान लीजिए एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, इन दोनों का योग होना चाहिए कितना, 180। अगर दो कोणों का योग 180 हुआ तो उसको बोलेंगे हम संपूरक कोण। अगर दो कोणों का योग हुआ 90, तब वो होता है वो पूरक कोण। अब आपने देखना कि पूछा क्या गया, यहाँ पे संपूरक पूछा है, तो आपको दो कोण ढूंढने जिनका योग 180 हो। एक आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, दूसरा आपको ढूंढना है कि कितने को जोड़ने के बाद 180 होगा। अगर पूरक होता तो एक मान लीजिए 60 दिया होता, तो दूसरा आपको ऑप्शन में से 30 ढूंढना था, और वो आपका आंसर हो जाना था। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 73 डिग्री का कोण का संपूरक कोण क्या होता है, द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 73 डिग्री एंगल इज। अब आपको ये पता चलेगा कि संपूरक का होता है 180, टोटल होता है 180। 180 में से एक 73 दिया है, तो दूसरा का आप जोड़ो कितना होगा, तो सिंपली इसको माइनस करो इस तरह से। दोनों का योग 180 होता है ना, अगर आपको नहीं लग रहा पता। तो इसमें से 73 को माइनस करो, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 0, 107। तो यहाँ पे 107 आ गया। तो यानी कि एक जो कोण है वो 73 डिग्री का होगा, दूसरा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 107 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 आएगा। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 90, 180, 17, इनको अगर आप 73 के साथ जोड़ेंगे तो कभी भी 180 नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो संपूरक और पूरक कोण का हो गया ना साफ किताब क्लियर। तो हिसाब किताब से मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो अगर कहीं पे गलत भाषा का इस्तेमाल हो तो उसको हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, बस मजबूरन ये वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर यहाँ पे संपूरक की जगह पूरक होता, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता, तब आपको दो जोड़े ऐसे ढूंढने थे जिसका 90 डिग्री होता। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और 73 डिग्री ही होता, मतलब यहाँ संपूरक की जगह पूरक होता, तब आपको ढूंढना था क्या, तब क्या ना था 27 डिग्री, है ना, कि 7 10 7 2 9, नहीं 27 नहीं गाइस, 17, क्योंकि 7 3 10, यहाँ पे 7 1 8 1 9 आ जाना था। हाँ, 17 डिग्री आना था, मतलब तब आपको जोड़ दो 90 ढूंढना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ढूंढते हैं, मूव करते हैं। 113, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज।
गाइज आपको एरिया पूछा है, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो सर्कल है, सर्कल का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि जो परिधि होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पाई आर से करेंगे, क्योंकि परिधि आपके पास यहाँ पे दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए। 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, सर्कमफरेंस होती है सर्कल की। 2 पाई आर कितना दिया है, 132 दिया है। तो यहाँ से फॉर्मूला मतलब आर को निकाल सकते हैं आप, रेडियस को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू आ जाएगा 132। ओके, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू पाई बाई 7। पाई का मान होता है 22/7, ये जब इसको चेंज करेंगे तो 7/22 बन जाएगा, मतलब ओके, मतलब पाई का मान होता है गाइस 22/7 ना, तो पल्ली साइड उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट किया मैंने यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे जब कट करेंगे इसको, 2 एकम 2, 11 दूने 22, और 7 को जब यहाँ से करेंगे कट, तो ये बन जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा साथ ही यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 22/7 नहीं आएगा, यहाँ पे 7/22 आएगा। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे राइट में प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 2 पाई आर है ना, तो ये 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 132 के इक्वल, क्योंकि ये परिधि है इसकी 132। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब इसको इस तरह से करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू जाएगी 22/7 रखेंगे, और आर को ऐसे रखेंगे क्योंकि आर हमने को निकालना है 132। यहाँ से जब आप इसको पहले साइड ले जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा 132 गुना ये यहाँ पे 7/22 आ जाएगा, ये मैं कहना चाहता था। और यहाँ पे जो 2 है, 2 इसके कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, मतलब यहाँ चले जाएगा। ओके, तो जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे, सब कुछ करेंगे, जैसे 2 से इसको अगर कट करें तो बन जाएगा कितना बन जाएगा, ये 6 दूने 12, फिर 13 62, मतलब 22 कम 22, 22 66, 7 21। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21। जब आप खुद इतना कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे 21, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 21। अब आर की वैल्यू आ गई। अब इस सिंपली आपको एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली आप पुट करेंगे वैल्यू, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर स्क्वायर, आर मतलब 21, 21 को 2 बार गुना करेंगे सिंपली। ओके, तो 7 एकम 7, 7 21 आ गया। जब इसको करेंगे 22 गुना 21 गुना 3 करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 1386 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सेंटीमीटर, सॉरी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। परिधि से पहले आपको रेडियस निकालनी, जब आपकी रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला एरिया में डालना है और आप आंसर निकाल लेंगे। आई होप आप यार समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि घन का आयतन 0.343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा क्या होगी। इसको सिंपल जब करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 0.343 सेंटीमीटर क्यूब, देन द साइड ऑफ क्यूब इज। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो घन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब या एल क्यूब। ए क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब है ना। जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। अब ए का क्यूब होता है, ए का क्यूब, ये कितना दिया कितना, ये 0.343। जब इसका क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह से 343 डिवाइडेड बाई, इसको चेंज करेंगे पहले फ्रैक्शन में, तो यहाँ से 3 0 लग जाएगा, है ना। तो 3 0 लग जाएगा। 343 होता है 7 का क्यूब, जबकि 1000 होता है 10 का क्यूब। कितना आ गया, 7/10। तो 7/10 को फिर से जब आप चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के बाद कितना आएगा, ये बनेगा 0.7। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को। फॉर्मूला होता है ए क्यूब का, इसको इसके इक्वल कर देंगे। इसको जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन किया आज का था, इस तरह से चेंज किया, और चेंज करने के बाद जो है ये वाला ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2⁻10⁻1 किससे विभाज्य है। सबसे पहले 2⁻10 को आपको निकालना है कि ये कितना बनता है। तो 2⁻10 को जब आप करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1024। ओके, कैसे करेंगे, जैसे 2 को 10 बार करेंगे, इस तरह से गुना, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूने 128, 128 दूने 256, 256 दूने 512, 512 दूने 1024। तो जब आपके पास 1024 आएगा, उसके बाद आपको 1 माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 2⁻10 -1। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 1023। अब जो 1023 आया, अब आपको देखना है कि इन ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है, मतलब किससे विभाजित हो रहा है ये 1023। अब देखिएगा 10 से तो होगा नहीं, क्योंकि 10 से तब होता है अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 हो। ओके, 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से तब होता है अगर यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ यहाँ पे हो इकाई के स्थान पर, तब 2 से होता है। 2 यहाँ पे 3 है, ये 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 से जो है लास्ट के 2 डिजिट को 4 का पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ पे 23 से तो ये नहीं होगा। 3 से जाएगा। 3 से क्या होगा गाइज, 3 का फॉर्मूला है कि जो नंबर होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं। अगर ऐड करने के बाद वो 3 का गुना जाता है, तब 3 से जाता है। यहाँ पे देखिए, इनको ऐड करें, 3 2 5 1 6, तो ऐड करने के बाद कितना आता है, 6। 3 को 6 का पढ़ा जाता है ना, तो हाँ ऑब्वियस जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। 6ठी क्लास का लॉजिक है, 6 क्लास का। ओके, तो ये चीज़ आपको पता है, तो ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का योगफल 32 है और एक संख्या -36, तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत सारे लोग इसमें 4 टिक मार के आ गए, उनको लगा कि नहीं 36 में से जब 4 को घटाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 32, और यहीं पर गलत हो गया। क्यों होगा गलत, क्योंकि देखिएगा एक है -36
और अगर आप इसमें 4 ऐड कर भी लेंगे तो 32 नहीं आएगा, -32 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे 4 कभी नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी। बिकॉज जब आप इसको प्लस करेंगे, जैसे -36 प्लस 68, जब आप प्लस माइनस माइनस होता है इसको घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, उसके बाद साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा यहाँ पे 68 है और इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। तो गाइज ऐसी जो संख्या वो होती है एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, यानी कि 1 इज अ नंबर जो कि ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है, -7 भाग 21/13। इसको कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल करने का तरीका है, जैसे -7 भाग गुना में चेंज हो, जब भाग का साइन गुना में चेंज होता है तो आगे वाली संख्या वो उल्टी हो जाती है, जैसे 21/13 बन जाएगा 13/21। ओके, तो 7 कम 7 7 21, ये बन जाएगा -13/3। समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसमें तो आपको बिल्कुल करना भी नहीं था, अगर थोड़ा बहुत आप मैथ जानते हैं। इसकी पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। आपको पता है किसी भी संख्या की एनी काइंड ऑफ नंबर, जैसे ए है, इसकी पावर अगर 0 होती है वो 1 होता है। सिंपल, इसको कुछ नहीं करना था। ओके, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, गुना 3 की पावर 0 फिर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 फिर 1। एक को जितनी बार गुना करो आंसर कितना आएगा ए। बहुत सारे लोग इसमें 0 टिक करके आ जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए। 0 क्यों, उनको लगता है पावर 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं, ध्यान रखना गाइस, जब भी पावर 0 होती है, मान लीजिए 5 की पावर 0, तो वो 1 होगा, ध्यान रखना है। ओके, वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि लागत मूल्य ₹25 और हानि 25% है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले वही चीज़ है, क्या करेंगे, इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे कि हानि हुई कितनी, लॉस कितना हुआ उसको। तो 25 का 25% निकालेंगे, तो 25 का प्रतिशत मतलब बटे 100, तो करेंगे 25 कम 25, 25 चौके 100, तो इसका जो आया 6 चौके 24, मतलब नियरली अगर मैं लूँ तो 6 आया। ओके, अब मान लीजिए 6 मतलब पॉइंट में आएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग, मैंने डायरेक्टली 6 लिया इसको। तो अब देखिए, जो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस तो 25 रुपये है, उसने 6 रुपये की हानि ली, मतलब यानी कि 19 के आसपास इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब इसको क्लियरली कर लेंगे आप, मैंने 6 लिया, इसका 5.9 समथिंग आएगा, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समझे मेरी बात को ना। तो ये थे गाइस जेबीटी में आए हुए कुछ क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी नॉन मेडिकल में आते हैं, है ना। आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, आपके प्यार के लिए। तो गाइस एक चीज़ मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा रहो तो आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 197 48 963। इस नंबर पे 82 197 48 963, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं अगर आप किसी ने फाइनेंशियल हेल्प करनी है। आपके सहयोग से अब नए और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो ओके गाइस, अपना प्रेपरेशन को अच्छे से करते रहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो जो 6, 7, 8 की जो बुक है, खासकर 8 तक की जो बुक है, उनको ऊपर ऊपर से आप पढ़िए, वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हो सकते हैं क्वेश्चन अलग तरीके का है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही यूज़ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।